सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी एक रिपोर्ट को लेकर अपने बॉस के पास आता है और कहता है कि एक सी रैंक डंजन के अंदर 6 लोग मारे गए हैं और उनमें से 2 बचे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो सारे लोग भागे हों, लेकिन वहाँ का जो बॉस है उसे भी मार दिया गया है। अब ये सुनकर उसे थोड़ा यकीन नहीं होता और वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। इतने में ही वो आदमी कहता है कि उनमें से एक सर्वाइवर वही है जो पिछले डंजन के मिशन में से बच के आया था, जिसका नाम है सुंग जिन वो। और जब वो उन मरे हुए लोगों की लिस्ट देखता है तो उसमें वो कहता है कि इनमें से एक तो एक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी का बड़ा भाई है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जिनवू का घर दिखाया जाता है, जिसमें जिनवू अपनी बहन के लिए और खुद के लिए थोड़ा बहुत अच्छा खासा खाना लेकर जाता है। जिस देखकर उसकी बहन कहती है कि क्या तुम्हें आज किसी ने कोई पार्टी टाइप दी है। तो जिनवू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं मॉम के सारे बिल्स पूरे करने वाला हूँ और अभी तुम इसे इन सारी चीज़ों को खाने में ध्यान लगाओ और कुछ मत सोचो। जिसके बाद वो लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो जिन्हों कुछ सोच रहा होता है, जिसमें उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या कोई टेंशन है, तो वो कहता है नहीं, मुझे लगा कि दुकान वाले ने मुझे चेंज नहीं दिया है। तो ये सुनकर उसकी बहन कहती है कि ऐसे मुझे डराना बंद करो। इसके बाद जिनवू एक बियर की बोतल को खोलता है और उसे पीने लगता है। तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि कोई हार्मफुल सब्सटेंस उसकी बॉडी के अंदर गया है। और ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में जाने के बाद वो काफी सारे कैंस को खाली कर देता है और कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसे देखकर वो कहता है कि ये शायद मेरी पावर की वजह से है, जिससे मेरी बॉडी कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस अपनी अंदर नहीं ले सकती, ना ही किसी टाइप का जहर। और शायद इसी वजह से मेरी हीलिंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुकी है, क्योंकि जब भी मुझे कोई चोट लगती है मेरी वो चोट अपने आप ही जल्दी से ठीक हो जाती है। जिसके बाद जिन्वू आराम कर रहा होता है, लेकिन उसकी बहन उसके रूम में आकर कहती है कि तुम्हारे लिए एक बंदे का कॉल आया है। और वो जिन्वू से कहती है कि क्या तुमने इतने सारे कैंस खाली कर दिए, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो वहां से चला जाता है जिन्वू से मिलने। अब जब जिन्वू जिन्हो से मिलने के लिए जाता है तो जिन्हो कहता है कि जिसके बाद जिन्वू जिन्हो से मिलने के लिए चला जाता है तो जिन्हो कहता है कि मुझे तुमसे थोड़ी सी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो जिन्वू उसकी मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि मेरी पावर किसी की मदद करने के लिए नहीं है। तो जिन्हो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है तो जिन्हो कहता है कि ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। तो जिन्हो कहता है कि मुझे एक गिल्ड मास्टर बनना है और जिसके लिए मुझे 19 डंजन्स पार करने हैं और जो उस दिन हमने डंजन पार किया था वो मेरा पहला डंजन है। और अगर किसी को एक गिल्ड मास्टर बनना है तो उसे कम से कम 20 गिल्ड पार करने होंगे। और जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरे डैड एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के हेड हैं, तो वो चाहते हैं कि वो अपने आप से एक गिल्ड को बनाएं, लेकिन उनके पास कोई भी पावर नहीं है, इसलिए वो गिल्ड मास्टर नहीं बन सकते। और मेरा बड़ा भाई जिसकी पावर्स अभी तक अवेकन नहीं हुई हैं, इसलिए वो भी एक गिल्ड मास्टर नहीं बन सकता। और मैं नहीं चाहता कि मेरे डैड किसी और को गिल्ड मास्टर बना दें, इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। मुझे 20 डंजन्स पार करवा दो और मैं एक गिल्ड मास्टर बन जाऊंगा, और बदले में मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जो तुम मुझसे कहोगे। जिसके बाद वो उसके सामने एक सूटकेस रख देता है और कहता है कि इसके अंदर 30 बिलियन डॉलर्स हैं और ये सब तुम्हारे हैं, बस तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। तो जिन्वू सोचने लगता है और कहता है कि जिस तरह की पावर मेरे पास पहले थी, अगर मुझे ये ऑफ़र पहले मिला होता तो शायद मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अभी बात कुछ और है और मैं हर टाइम बस लेवल अप होता रहता हूँ, इसलिए मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और वो उसे मना करके वहाँ से चलने जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो जिन्हो कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं इस पावर के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और फिर भी वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा अपनी विंडो के बाहर देख रहा होता है और कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरे भाई का मर्डर हो गया है, आखिर उसे किसने मरवाया और कौन से डंजन में उस सर्वाइवर हैं, मुझे उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तभी उसकी असिस्टेंट लोरा आती है और वो उसे डॉक्यूमेंट्स पकड़ा देती है और कहती है कि सिर्फ 2 ही सर्वाइवर बचे हैं। जिसके बाद वो उसका छोटा भाई होता है और वो उससे पूछता है कि अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में किसी इंसान को मार दूं तो मुझे क्या होगा। तो उसकी असिस्टेंट कहती है कि अगर उस देश में तुम्हें पकड़ लिया तो वहां पे तुम्हारी जेल हो सकती है, लेकिन अगर तुम अपने देश में वापस आ गए तो यहाँ पे तुम्हारे बचने के चांस थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं।
जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरे शेड्यूल को थोड़ा बहुत चेंज करो क्योंकि मुझे इस सन जिन्वू से मिलने के लिए इसके शहर में जाना पड़ेगा। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जिन्वू और उसकी बहन एक पार्क में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी जिन्वू अपनी बहन से कहता है कि तुम्हारा वेट काफी ज्यादा बढ़ गया है ना? लेकिन मैंने तुम्हें इससे पहले कभी भी एक्सरसाइज करते ही नहीं देखा है, आखिर बात क्या है? और ये कहकर जिन्वू अपनी रनिंग स्टार्ट कर देता है, जिसके पीछे पीछे उसकी बहन भी रनिंग स्टार्ट कर देती है और वो दोनों एक साथ रनिंग कर रहे होते हैं। तभी भागते भागते वो अपनी बहन से पूछता है कि अगर कहीं से तुम्हारे पास $30 बिलियन आ जाएं तो तुम आखिर क्या करोगी? तो उसकी बहन कहती है कि पहले तो मैं थोड़े बहुत पैसे अपनी मॉम के लिए बचाऊंगी ताकि उनका ट्रीटमेंट आराम से हो सके। बाकी अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं। अब रनिंग करने के बाद जिन्वू देखता है कि उसके मीटर में दिखाया हुआ है कि उसने 10 की बजाय 11 किलोमीटर भाग लिए हैं। तो वो सोचता है कि मैं चाहे जितना भी भागूं ये कभी नहीं रुकने वाला। वो अपनी एक्सरसाइज बढ़ाने लगता है और जैसे ही वो अपनी एक्सरसाइज बढ़ाता है उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है और उसे एक की मिलती है जो कि होती है एक एक्सेलर ऑफ लाइफ की, जिसका मतलब है कि वो किसी भी इंसान की किसी भी टाइप की बीमारी को ठीक कर सकता है अगर उसने उस डंजन में जाके एक एक्सेलर ऑफ लाइफ को हरा दिया तो। और उसे हराने के बाद जो उसे पावर मिलेगी वो उससे अपनी मॉम को ठीक कर सकता है। और ये सोचकर वो उस की को ले जाकर उस डंजन को ओपन कर देता है और जैसे ही वो ओपन करता है वहाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ रोशनी होने लगती है और वो सोचने लगता है कि मैंने अभी तक काफ़ी सारे डंजन्स में फ़ाइट की है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ से लड़ने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल अकेले। और ये सोचकर वो अंदर चला जाता है और अपने हाथ में ट्रांसपोर्टेशन स्टोन को लेता है और कहता है कि अगर मुझे कोई खतरा हुआ तो मैं इस स्टोन का इस्तेमाल करके इस डंजन से बाहर चला जाऊंगा। तभी उसके सामने उस हेल का गेट कीपर आ जाता है जिसका नाम होता है कर्बियस और वो उसे डराने लगता है लेकिन जिन्वू उससे नहीं डरता और उस पे हमला कर देता है। लेकिन उसके किसी भी हमले का कोई भी असर उस कर्बियस पे नहीं होता। जिसके बाद जिन्वू अपने सभी पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल एक के बाद एक करने लगता है लेकिन किसी भी अटैक का कोई भी असर उस पे नहीं होता और वो सारे अटैक्स को डिफेंड करके बार बार जिन्वू पर हमला करता है जिसकी वजह से उसकी एचपी काफ़ी ज़्यादा डाउन होने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और उसके अगले अटैक से बच ना पाने की वजह से वो कर्बियस जिन्वू के हाथ पर काट लेता है और उसका हाथ पूरी तरह से उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। जब जिन्वू नीचे गिरा हुआ होता है वो कर्बियस उसके ऊपर अपना हाथ रख देता है जिसकी वजह से उसकी उसकी एचपी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी होती है और उसे उठाकर वो दूर दूर फेंकने लगता है और उसकी एचपी बहुत ज़्यादा कम होने लगती है। जिसे देखकर वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी जिस तरह से ये हाफ एचपी हुई है ये भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और वो अपनी टोटल रिकवरी का इस्तेमाल करता है लेकिन इससे पहले कि वो अपने आप को बचा सके वो कर्बियस उस पर फिर से हमला कर देता है और इस बार भी वो अपने आप को बचा नहीं पाता क्योंकि वो कर्बियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और उसके काफ़ी सारे अटैक्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि जिन्वू बार बार बेहोश होने वाला होता है और जैसे कि पहले कि वो खड़ा हो सके या फिर अपने आप को बचा सके उस पे अगला हमला होने वाला हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जिन्वू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उसकी एचपी बिल्कुल ही कम हो चुकी है और वो सोचता है कि लगता है कि मुझे अपने उस ट्रांसपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर जाना चाहिए। और वो जैसे ही उस स्टोन को बाहर निकालता है एक बार फिर से वो कर्बियस हमला कर देता है और इस बार वो स्टोन कहीं उड़कर गायब हो जाता है। लेकिन जिन्वू अपने आप को बचाकर एक सेफ जगह पे पहुंच जाता है और वो सोचता है कि अब तो मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन स्टोन भी नहीं है और ना ही मैं अपनी एचपी को वापस से बढ़ा सकता हूँ। आखिर मैं इस जगह से कैसे बाहर निकल पाऊंगा? जिसके बाद वो अपनी इन्वेंट्री खोल के देखने लगता है कि आखिर मेरे पास ऐसी क्या चीज़ है जिससे मैं अपने आप को बचा पाऊंगा। तभी उसे दिखता है कि उसने जो बियर पी थी वो अभी भी उसके पास ही है और वो उसका इस्तेमाल करता है तो उसकी एचपी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन वो कहता है कि ये
बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होने वाला, तभी वो देखता है कि उसके पास पॉइज़न भी है और वो पॉइज़न पी लेता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में सारी जगह सिर्फ़ पॉइज़न फैल जाता है। और अब जब कर्बियस उस पे हमला करता है और उसे एक ज़ोर से बाइट देता है, तभी जो खून उसकी बॉडी से निकलता है, वो कर्बियस के अंदर जाता है और जो पॉइज़न जिन्हों ने पिया होता है, उस पॉइज़न का असर उस कर्बियस पे होने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा वीक होने लगता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा जिन्हों उठाता है और अपने डैगर से बार-बार उसकी आँखों पे हमला करने लगता है, लेकिन तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर को निकालता है और एक ज़ोरदार हमला उसकी आँख पे फिर से करता है, जिस वजह से वो जीत जाता है और वो कर्बियस मर जाता है और उसकी आँखों से इतना ज़्यादा खून निकलता है कि सारी जगह की आग पानी की तरह को बुझा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों एक जगह पे बेहोश लेटा है और तभी उसकी जो पावर है वो वापस उसके पास आने लगती है और उसकी एचपी वापस से फुल हो जाती है और उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है और वो है उसकी हीलिंग पावर की वजह से वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है और जो भी उसे चोट लगी है अब वहाँ कोई भी निशान नहीं है चोट का। तभी उसकी इन्वेंट्री में एक और आइटम आता है और इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन उसकी इन्वेंट्री में नहीं होती और उसे एक कैसल की गेट की भी मिलती है और वो कहता है कि अभी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ और अगर अभी मैं इस कैसल में गया तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा और पावरफुल बनाकर यहाँ ज़रूर लौटूंगा और मेरा फेट करना। और यहीं पर हमारा 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है।